नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। इस क्लास में हम लोग बातें करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, कंजर्वेशन की। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, हैबिटेट, इकोटोन, इकोक्लाइन, एज इफेक्ट, इन सब के बारे में। एज इफेक्ट क्या होता है, सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, सब के बारे में डिस्कस किया था हमने। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेकेंड लेक्चर है। वो पहला लेक्चर था। जो पूरा प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ का जो गूगल ड्राइव है उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी लेक्चर सीरीज़ यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 एग्ज़ाम के लिए है। पर्पस हमारा ये रहेगा कि आपके मार्क्स 130 प्लस लाए जाएं, ताकि आप प्रीलिम्स के तुरंत बाद मेंस की तैयारी में लग जाएं। आपको वेट करना ना पड़े कि क्वालिफाई होगा नहीं होगा, ये जो समस्या है वो ना रहे। तुरंत आप एक दिन 2 दिन आराम करके मेंस की तैयारी में जुट जाएं। हमने ज्योग्राफी का जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट कर दिया है। सबका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें टोटल आपके जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट किया है। उनको आप देख सकते हैं चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। हमारे दुनिया में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी जीन हैं, जो भी जीन्स, स्पीसीज़, हैबिटेट, इकोसिस्टम, इसमें जो हमें वैरायटी दिखती है, इनमें हमें जो डिफरेंस दिखता है, उसको हम लोग कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर वैरायटी कम होगी तो हम कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ कम है। इसी कैसे कहते हैं कि उस दुकान में ज़्यादा कपड़े हैं, ज़्यादा वैरायटी के कपड़े हैं, मतलब वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अगर यही डाइवर्सिटी हमारे बायोलॉजी में, हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है, उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसको नापने का 2 तरीका है। एक है स्पीसीज़ रिचनेस, दूसरा है स्पीसीज़ इवननेस। रिचनेस का मतलब होता है कि आपके इन्वायरमेंट में कितनी तरह की प्रजातियां हैं। ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में कितनी तरह की प्रजातियां हैं। मान लो कि एक जंगल है जहाँ पर 4 बाघ, 5 हिरन और 6 खरगोश हैं। दूसरा जंगल है जिसमें 1 बाघ, 6 हिरन और 8 खरगोश हैं। दोनों में 3-3 प्रजाति ही है, बाघ, हिरन और खरगोश। मतलब कि वहाँ पर स्पीसीज़ रिचनेस सेम है, मतलब जो वैरायटी है वो दोनों में एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वैरायटी इसमें है, 3 वैरायटी उस दुकान में है, मगर जो स्पीसीज़ इवननेस है वो अलग अलग है। पहले वाले जंगल में देखो 4 बाघ, 5 हिरन और 6 खरगोश। क्लियर है, 5, 4, 6 मतलब करीब करीब बराबर ही हैं। मगर दूसरे जंगल में 1 बाघ, 6 हिरन और 8 खरगोश हैं। खरगोश की संख्या ज़्यादा है, हिरन की संख्या ज़्यादा है, बाघों से बाघ केवल एक ही हैं। तो यहाँ पर जो इवननेस है वो ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर अनइवन है। बाघ कम संख्या में है, खरगोश, हिरन ज़्यादा संख्या में है। तो ये मेजर है बायोडाइवर्सिटी का। अगर मैं कहूँ कि इस जंगल में स्पीसीज़ इवननेस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर जो प्रजातियां हैं वो करीब करीब समान अमाउंट में है, समान नंबर में है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनकी संख्या में। ठीक है, चले अब बायोडाइवर्सिटी को हम लोग 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमको 3 लेवल में मिलती है। सबसे पहले होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। किसी भी जीव के जीन के स्तर पर अगर डाइवर्सिटी होती है तो उसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोग इंसान 2 आँख 2 नाक, मतलब 2 आँख 1 नाक 2 हाथ 2 पैर, ठीक है। मगर हमारे जो मनुष्य है, हम जो मनुष्य हैं, इसके जीन में अंतर होता है। इसी कारण से हम लोग भारतीय अलग दिखाई देते हैं, अफ्रीकन लोग अलग दिखाई देते हैं, यूरोपियन लोग अलग दिखाई देते हैं। तो ये जो चाइनीज़ लोग, भारतीय, अफ्रीकन लोग, ये सब जो अलग अलग रेस है ना, वो जीन में अंतर के कारण ही है। आम का अलग अलग प्रकार होता है। हमारे यहाँ मालदा आम बहुत फेमस है, चौसा, ये सब आम जो है, तो आम का ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है कि ये आम अलग अलग तरह का होता है। समझ के बाद, वैसे ही जो सेब है, कश्मीरी सेब अलग होता है। तो यहाँ पर जीन में डाइवर्सिटी के कारण, जीन में वैरायटी के कारण एक ही प्रजाति के जीवों में असमानता पाई जाती है। समझ गए बात। तो यहाँ पर ये बातें, जैसे कि कुछ गाय कम दूध देती है,
कुछ गाय ज़्यादा दूध देती है। तो ये उनकी जीन में वैरायटी के कारण, जीन में अंतर के कारण होता है। अब किसी जीव में, ध्यान सुनना, किसी जीव में जितना वैरायटी होगा उसके सरवाइव होने के चांस उतने ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य के जीन में जितना वैरायटी होगा मनुष्य के सर्वाइवल के चांस उतने ज़्यादा होंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा गर्मी नहीं सह पाते, कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा ठंड नहीं सह पाते, कुछ लोग होते हैं कि दोनों सह लेते हैं आराम से। तो जो व्यक्ति दोनों सह लेगा वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसका जीन जो है ठोस है, थोड़ा सा अलग जीन है उसका। समझ रहे हो बात? वैसे ही मान लो कि एक ऐसी बीमारी आई जो गोरे लोगों को ज़्यादा हो रहा है, जो यूरोपियन है, जो अमेरिकन है, उनको ज़्यादा हो रहा है। अब अफ्रीकन और भारतीय बच जाएंगे क्योंकि जीन हमारा अंतर है, अमेरिकन का जीन अफ्रीकन और भारतीयों से अंतर है। तो अगर कोई ऐसा वायरस निकले, कुछ ऐसा चीज़ बीमारी निकले वो केवल एक ही तरह के जीन को प्रभावित करे, तो बाकी तरह के जो लोग हैं वो बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण बदल रहे इन्वायरमेंट में जीव सरवाइव कर जाते हैं। समझ गए बात? चलो, जैसे कि अभी कोरोना वायरस वाला केस है। कोरोना वायरस के लिए हमने वैक्सीन बनाई, मगर इसका अलग अलग वेरिएंट आ जा रहा है। कोरोना वायरस का अलग अलग वेरिएंट आ जा रहा है, उसमें हमको परिवर्तन दिखने लग जा रहा है। तो हम कहते हैं कि ये वायरस के प्रति हमारा एंटीवायरस काम नहीं कर रहा, हमारा वैक्सीन काम नहीं कर रहा है कि नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? कोरोना वायरस क्यों सर्वाइव कर रहा है? क्योंकि वो अपना जो जीन है उसको बदल ले रहा है, डाइवर्सिटी अपना मतलब बढ़ा ले रहा है, वैरायटी, अलग अलग तरह के वैरायटी के कोरोना वायरस आ जा रहे हैं। क्लियर बात है? चलिए, अब कुछ प्रजाति जो होते हैं वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनका जीन करीब करीब समान ही होता है। जैसे कि इंसान का और चिंपैंजी का, हम दोनों का जीन करीब करीब 98% समान ही होता है, एक समान ही होता है, करीब करीब सिमिलर ही होता है। तो जो सभी चिंपैंजी हैं वो अपना जो पेज है निकाल के रखेंगे और जो बातें लिखाता हूँ वो सब आप लिखते जाएंगे, ठीक है ना। आपको चीज़ें याद रहेंगी लंबे समय तक। लिखने से एक तो आपका हाथ खुल रहा है, दूसरा लिखने से जो चीज़ें होती है ना वो आपके दिमाग में समा जाती हैं, लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगला है स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक जंगल में कितने तरह के स्पीसीज रहते हैं? एक जंगल में कितने तरह के प्रजातियां रहती हैं? बाघ, हिरन, शेर, अलग अलग, इनको हम लोग कहते हैं स्पीसीज, ठीक है। अब जैसे कि मैं कहूँगा कि इस थाली में कितने तरह के फल हैं? आम, सेब, केला, अंगूर, तो ये 4 तरह के फल हो गए। ये नहीं कि आम है तो आम में चौसा और मालदा, तो हम उसको दो नहीं काउंट करेंगे, मालदा और चौसा को हम एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि हम लोग अब स्पेसीज लेवल पर देख रहे हैं, ठीक है ना। हम जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं, अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो घटती जाती है। क्यों घटती जाती है आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है पहले के लेक्चर्स में। चलो, अगला है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये दिखाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने तरह के इकोलॉजी हैं। जैसे कि भारत में ढेर सारे तरह के इकोसिस्टम, ढेर सारे तरह के जो इकोलॉजी है मिलता है। हमारे यहाँ मरुस्थल भी है, वेटलैंड भी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, जो पर्णपाती वन, डिसिडुअस फॉरेस्ट वो भी है, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, सभी तरह के हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट, डिजर्ट, वेटलैंड, स्टोरी, अल्पाइन, सभी तरह के हमारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो ये हो गया मेनली आपका 3 तरह की डाइवर्सिटी। अब हम 2 टर्म समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला है बायोप्रोस्पेक्टिंग, दूसरा है बायोपायरेसी। देखो, हमारे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है उसका हम लोग इकोनॉमिकल यूज़ करते हैं। जैसे कि आम का जो अलग अलग डाइवर्सिटी है उसको हम लोग बेचते हैं। अब कुछ आम के प्रजातियाँ बहुत ही ज़्यादा मीठी होती हैं, वो महंगी बिकती हैं। जैसे कि लीची में बिहार का जो शाही लीची है उसका दाम ज़्यादा होता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है। चावल में जो बासमती चावल है वो महंगा बिकता है क्योंकि उसकी क्वालिटी अलग होती है।
तो अगर आप इस तरह के नए प्रोडक्ट को डिस्कवर करेंगे और कमर्शियलाइज करेंगे, उसको हम लोग बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट को डिस्कवर करके कमर्शलाइज कर रहे हैं और जिससे जुड़ा हुआ ये प्रोडक्ट है उसको अगर आप वाजिब दाम पे कर रहे हैं तो ये बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे बगीचे में औषधि लगी है, ठीक, हनुमान जी, मैं हिमालय पे रहता हूँ, हनुमान जी आए, संजीवनी बूटी लेने गए थे ना हनुमान, लक्ष्मण को जब बाण लगा था, तो अगर हनुमान जी गए और मेरे बगीचे में से जड़ी बूटी निकाल करके मुझे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी, तो उन्होंने क्या किया, जो मेरी बायोडाइवर्सिटी है, जो मेरा जो रिसोर्स है उसको लिया और उसके लिए उन्होंने वाजिब दाम दे दिया। तो इसको हम लोग बायो प्रोस्पेक्टिंग कहेंगे। मगर हनुमान जी की जगह मान लो कि कोई राक्षस आया और जड़ी बूटी तोड़ करके ले गया, हमको पैसा भी नहीं दिया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बायो पायरेसी कहेंगे। क्या कहेंगे? बायो पायरेसी कहेंगे हम लोग इसको। तो ये ऐसा स्थिति है जहाँ पर इंडिजीनियस नॉलेज उसको यूज़ किया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है बिना उस व्यक्ति के परमिशन के, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो समाज हो, उनकी परमिशन के बिना हम लोग उसका यूज़ करते हैं, उसको कमर्शलाइज करते हैं और उसको कंपनसेट नहीं करते, उसका नाम नहीं करते। ठीक है, जैसे कि जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं उनको तरह तरह के नुस्खे आते हैं बीमारी को ठीक करने के। आपने उनको बहला फुसला के नुस्खा सीख लिया, उसको फिर आपने पेटेंट करा लिया, अब वो तो आपका प्रॉपर्टी हो गया एक तरह से, आप उससे पैसे कमाएंगे। आपने जिनसे ये नुस्खा सीखा आपने उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो ये तो धोखा हुआ ना उनके साथ कि उनका ज्ञान आपने लेकर के आप पैसे कमा रहे हैं और उनको नहीं दे रहे हैं। तो इसको बायो पायरेसी कहते हैं। कि क्या कहते हैं इसको? बायो पायरेसी कहते हैं। भारत इसका एक बड़ा टारगेट है क्योंकि हमारे लिए नॉलेज का मतलब नॉलेज है, हम लोग नॉलेज को ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं करते हैं, इसीलिए भारत में ज़्यादा पेटेंट वगैरह फाइल नहीं होता। जैसे कि भारत में जो नीम का पेड़ है, इससे जो एंटी फंगल केमिकल्स निकलते हैं उनको पेटेंट कराने की कोशिश कर रहा था अमेरिका का एक कंपनी 1995 में। भारत सरकार ने इंटरवीन किया और इस पेटेंट को उन्होंने कैंसिल करवाया। वैसे ही जो बासमती राइस का एक हाइब्रिड है उसको पेटेंट कराने की कोशिश करी जा रही थी अमेरिका में, तो उसको भी कैंसिल करवाया गया। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अभी तो क्या है कि पता भी नहीं चलता कि क्या क्या हमारे यहाँ से चला गया। अब एक टर्म समझेंगे, एंडेमिज्म। ये क्या होता है? एंडेमिज्म का मतलब ये होता है कि जो प्रजाति है वो केवल उसी जगह पर मिलेगा, उस जगह के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि कुछ प्रजातियाँ, जैसे कि आपका लॉयन टेल्ड मकाऊ है, ये केवल वेस्टर्न घाट में ही मिलता है, वेस्टर्न घाट के बाहर ये नहीं पाया जाता। ठीक है, उत्तर भारत में नहीं मिलता, नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलता, पूरी दुनिया के किसी भी अन्य हिस्से में ये लॉयन टेल्ड मकाऊ नहीं मिलता। वैसे ही जो हंगुल है ये कश्मीर वैली में ही पाया जाता है। एशियाटिक लायन है, ये गिर के जंगलों में ही पाया जाता है। पर्पल फ्रॉग वेस्टर्न घाट में। संगाई डियर, जिसको हम लोग डांसिंग डियर कहते हैं, ये केवल और केवल केबुल लेमजो नेशनल पार्क मणिपुर में ही पाया जाता है, इसके बाहर ये नहीं पाया जाता। समझ के बात? वैसे ही नीलगिरी ताहिर नीलगिरी हिल में ही मिलता है। ठीक है, ये वहाँ पर एंडेमिक है, मतलब केवल वहीं पर ये पाया जाता है। इन जीव के अलावा कई सारे और जीव हैं, जैसे कि पिग्मी हॉग आसाम में, नीलगिरी ब्लू रिबन, मालाबार साइवेट जो अभी हाल में ही देखा गया था, जब लॉकडाउन लग गया था ना, तो उधर केरला साइड में इसको रोड पर चलते हुए देखा गया था। ये इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। देखना इसको क्या है वाला, स्टेटस क्या है इसको देख लेना। मालाबार साइवेट का अभी न्यूज़ में था इसलिए इसको जरूरी है। अनामलाई ग्लाइडिंग फ्रॉग, नामडाफा फ्लाइंग स्क्वायरल, इंडियन जायंट स्क्वायरल और बोनेट मकाऊ, ये सभी जो हैं वो एंडेमिक हैं अपने अपने आवास में। तो आप इन नाम को, वीडियो पॉज कीजिएगा, इन नाम को कई बार बैठ करके भी पढ़िए और ध्यान में लगाइए कि कौन सा एंडेमिक है,
क्योंकि सवाल पूछ सकता है आपसे इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एंडेमिक इन इंडिया। ठीक है, आपको 1 2 3 4 दे देगा, फिर आपसे सवाल पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। बताना पड़ेगा आपको फिर कि इनमें से ये जीव जो है वो हमारे यहाँ भारत के अलग अलग इलाकों में एंडेमिक है। क्लियर है? चलिए अगला जो हमारा है एक टॉपिक है, हम सवाल दे रहे हैं आपको, इनमें से कौन से जीव भारत में नेचुरली पाए जाते हैं। नेचुरली पाए जाने का मतलब ये है कि वो अपने नेचुरल आवास में हैं। स्मूथ कोटेड ऑटर, गोल्डन मसहीर, हुलुक गिबन, ये तीनों के तीनों भारत में नेचुरली पाए जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर चीता लिख दिया होता तो सर, अगर मैं यहाँ पर चीता लिख दिया होता तो चीता हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो चुका है, उससे ला करके मतलब नामीबिया से और दूसरे कंट्री से ला करके बसाने की बात हो रही है। हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, पहले था मगर उसको हमारे जो राजा महाराजा हैं उन्होंने हंट कर करके मतलब उनको फिर ख़त्म कर दिया, सब नंबर ख़त्म हो गया। तो स्मूथ कोटेड ऑटर, गोल्डन मसहीर और हुलुक गिबन, ये जो 3 जीव हैं वो भारत में नेचुरली पाए जाते हैं। बी आपका सही जवाब है। ठीक है। जैसे कि जो स्मूथ कोटेड ऑटर है वो मिलता है कॉर्बेट और दुधवा टाइगर रिजर्व में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, सुंदरबन, भितरकनिका नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व, नागरहोल, इन सब में। मसहीर टाइगर एमंग फिश ये कहते हैं उसको, गोल्डन मसहीर। वेस्टर्न हुलुक गिबन और ईस्टर्न हुलुक गिबन, दे आर ऑफन कन्फ्यूज्ड एज वन स्पीसीज, बोथ आर गिबन, जो भारत के अलग अलग रेंजेस में मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि वेस्टर्न हुलुक है वो एंडेंजर्ड है IUCN के मुताबिक। चलो अगला हमारा टॉपिक है कीस्टोन स्पीसीज। ये क्या होते हैं? कीस्टोन स्पीसीज का मतलब ये होता है कि उनका इकोसिस्टम में भाव ज़्यादा है। क्या है? इनका भाव ज़्यादा है, मतलब कि ये उस इकोसिस्टम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएं तो वो इकोसिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। अगर इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तब समस्या, इनकी संख्या बहुत कम हो जाए तब समस्या। इसके कारण से कई सारे बदलाव होने लगे, जैसे कि बाघ, शेर, क्रोकोडाइल, हाथी, ये जो टॉप प्रेडेटर हैं ये सभी कीस्टोन स्पीसी में आते हैं। जैसे कि एक जंगल है, वहाँ पर आपने शेर और बाघ को गायब कर दिया तो शाकाहारी की संख्या ज़बरदस्त रूप से बढ़ेगी। घास और जो बाकी वनस्पति हैं उस पर आफत आ जाएगी, उसको वो लोग पूरा कंज्यूम कर लेंगे, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डगमगा जाएगा, वो पूरा ख़राब हो जाएगा। मतलब कि अगर ये कीस्टोन स्पीसीज लुप्त होते हैं, लॉस्ट होते हैं, तो इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि इबोनी ट्री, इबोनी का जो पेड़ होता है उसके पॉलिनेशन के लिए चमगादड़ जरूरी हैं। अगर चमगादड़ ही नहीं होगा तो इन पेड़ पर पॉलिनेशन नहीं होगा और ये पेड़ बढ़ेंगे नहीं, संख्या इनकी नहीं बढ़ेगी, तो समस्या हो जाएगी। फिर जब पेड़ की संख्या नहीं बढ़ेगी तो। दूसरा, जो कई सारे जो मधुमक्खी होते हैं वो पॉलिनेट करते हैं। जैसे कि कई बार देखा गया है कि मधुमक्खी की संख्या कम होने के कारण फसल का उत्पादन कम हो गया है। चूँकि पॉलिनेशन ही नहीं हो रहा है तो सब्जियां होंगी कैसे? पॉलिनेशन से ही होती है ना, फूल फल में बदलता है। पढ़े हो ना क्लास 9 की बायोलॉजी। हाँ। फाउंडेशन स्पीसीज क्या होते हैं? दे आर डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर बोथ इन टर्म्स ऑफ एबंडेंस एंड इन्फ्लुएंस। जैसे कि केल्प फॉरेस्ट में शेर कौन है? केल्प है। कोरल रीफ में शेर कौन है? कोरल है। वो डोमिनेंट है प्लस वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ध्यान सुनिएगा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए, प्रकाश संश्लेषण के जरिए। ठीक है ना। तो केल्प होता है, केल्प फॉरेस्ट जो ओशन में होता है। अगला आपका है फ्लैगशिप स्पीसीज। ये जो स्पीसीज होते हैं दे आर चूजन टू रिप्रेजेंट एन एनवायरमेंटल काउज सच एज इकोसिस्टम इन नीड ऑफ कंजर्वेशन। मतलब कि एक तरह से ये जो जीव है वो दिखाते हैं कि इकोसिस्टम का स्वास्थ्य कैसा है। अगर कोरल रीफ में कोरल खराब होने लगे तो इसका मतलब क्या है? वो फ्लैगशिप स्पीसीज है वहाँ पर। अगर किसी जैसे कि मान लो कि कोई मेढक है, वो दिखाता है
अगर वो मेढक लुप्त होने लग जाए, इसका मतलब क्या होता है कि उस जगह पर पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज। फॉर एग्जांपल इंडियन टाइगर, अफ्रीकन एलिफेंट, जायंट पांडा चाइना का, ये सब जो होते हैं ना, ये फ्लैगशिप स्पीसीज हैं। भारत के किसी जंगल में अगर बाघ कम होने लग गए, इसका मतलब ये है कि उस इकोसिस्टम में खराबी, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में। भारत मेगा डाइवर्स कंट्री में आता है, मतलब कि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, इकोसिस्टम की भी, जीन की भी और स्पीसीज़ की भी। भारत में जो करीब 23% जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है वो ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। देखना, इस नंबर को अपडेट कर सकते हैं आप स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट से। 2019 में आया था, 21 वाला जो है वो आएगा, उससे आप डाटा मैच कर लेना। होता क्या है कि हर 2 साल पर ये जो रिपोर्ट है वो आता है, जहाँ पर बताया जाता है कि जो कौन से जंगल हैं, कितना घटे हैं, कितना बढ़ा है, किस एरिया में घटा है, किस एरिया में बढ़ा है। अब भारत के पास केवल 2.4 लैंड एरिया ही है, पूरी दुनिया का केवल 2.4% लैंड एरिया ही भारत के पास है, मगर पूरी दुनिया के में जितने भी जीव हैं उसका 7% हमारे पास है। समझ गए बात? और 18% जनसंख्या जीवन मतलब मानव का हमारे पास है। तो इतना डाइवर्स है, आपको पूरा डाटा नहीं याद रखना, बस आप जो 3 डाटा है वो याद रखिए। सबसे पहला डाटा है कि आपका फॉरेस्ट कवर कितना है, दूसरा हमारा लैंड एरिया कितना है, और तीसरा कितना % स्पीसीज हमारे यहाँ पाया जाता है। 7% जीव, 2.4% लैंड एरिया, 23% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ठीक है, चलो सवाल करते हैं एक। कंसिडर द फॉलोइंग: ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्नो लियोपार्ड। इनमें से कौन सा भारत में नेचुरली पाया जाता है? जरा बताना, जरा थोड़ा सा मैं रुकता हूँ, बताओ क्या आंसर है इसका, सोच के बताना। आपको मैंने अभी बताया था कि चीता भारत में लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो आपने 2 को काट दिया होता। जैसे ही आपने 2 को काटा होता तो A, C और D तीनों कट गया होता, है कि नहीं? क्या आंसर आता? B आंसर आता। तो क्या इस क्वेश्चन के जरिए मैं ये पूछ रहा था कि आपने ब्लैक नेक्ड क्रेन, फ्लाइंग स्क्वायरल, स्नो लियोपार्ड का नाम सुना है कि नहीं? मैं बस ये जानना चाहता हूँ ना कि आपने चीता के बारे में पता है कि नहीं। अगर आपको चीता के बारे में पता होता तो आपने फट सेंसर निकाल लिया होता। ठीक है, वैसे भी जो हिमालय के जो राज्य हैं वहाँ पर स्नो लियोपार्ड मिलता है। ठीक है ना, बिल्ली जैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, पूंछ बहुत लंबी होती है, मोटा मोटा सा होता है, ठीक है ना, गोलू मोलू टाइप। चलिए, तो यहाँ पर जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है वो तिबेटियन और ट्रांस हिमालयन रीजन में पाया जाता है। सर्दी के दिनों में वो कम ठंडे प्रदेशों में चले जाते हैं, उन हिमालय के जो राज्य हैं वहाँ पर। चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है हमारे में प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में ही। दे वेयर हंटेड डाउन बाय द किंग्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। फ्लाइंग स्क्वायरल हमारे कई सारे भारत के जंगलों में मिलता है। स्नो लियोपार्ड जो है वो मिलता है हमारे हिमालयन के जो राज्य हैं वहाँ पर। ये वनरेबल है, ठीक है ना, इसका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ था। देखता हूँ एक बार में, IUCN, ये अभी वनरेबल है, ठीक है ना। पहले जो इसका स्टेटस था वो इंडेंजर्ड था, वो अभी चेंज हुआ है, ठीक है ना। देखो पहले जैसे कि जो आपका ओल्ड है ना उसमें इंडेंजर्ड था, अभी चेंज हुआ है। इट इज़ नो लॉन्गर इंडेंजर्ड, इट इज़ वनरेबल नाउ, तो इसको अपग्रेड हुआ है ये वाला, ठीक है ना। चलिए, तो ये बातें हो गई। तो क्या आंसर हो गया आपका? बी। आपने जो 2 है काटा, आपका आंसर यहाँ पर बी आ गया। अगला देखो, हमारे यहाँ भारत में 2 तरह के रेल्म पाए जाते हैं। रेल्म क्या होता है? ये बड़े कॉन्टिनेंटल साइज का एरिया होता है जो इकोलॉजिकली सेम होते हैं। जैसे कि भारत का जो हिमालयन रीजन है एक रेल्म हो गया, हिमालय रीजन के जो नीचे वाला पार्ट है वो सभी मलायन रेल्म में आता है। रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिप्रेजेंट मलायन रीजन रेल्म। पूरी दुनिया में 8 हैं,
नियर आर्कटिक, पाल आर्कटिक, अफ्रीको ट्रॉपिकल, इंडोमलायन, ओशियनिया, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक, नियोट्रॉपिकल। बस सुनना है, याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो और बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जानना है कि भारत में दो हैं, कौन से हैं? एक हिमालय है और दूसरा मलायन रेल्म, बस यही दो है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत में जो बायोम है वो 5 प्रकार के हैं। बायोम क्या होता है? बायोम जो होता है वो प्लांट और एनिमल का ग्रुप होता है जो अलग अलग क्लाइमेट पैटर्न में रह रहे होते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमारे जो जीव और पौधे रह रहे होंगे वो उस बायोम का हिस्सा हो जाएंगे। डेजर्ट क्लाइमेट में जो रह रहे होंगे वो डेजर्ट बायोम बना लेंगे। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट एक बायोम हो गया, ट्रॉपिकल ड्राई और डिसिडुअस फॉरेस्ट दूसरा बायोम हो गया, वार्म डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट तीसरा बायोम हो गया, कोनीफेरस फॉरेस्ट चौथा बायोम हो गया और अल्पाइन मेडो ये 5वां बायोम हो गया, ठीक है। तो ये 5 तरह के बायोम हमारे यहाँ भारत में पाए जाते हैं। अब हम करेंगे क्या, विस्तार से भारत के अलग अलग एरिया का जो डाइवर्सिटी है वो हम देखेंगे कि अलग अलग एरिया में कौन से जीव पाए जाते हैं और कौन से पौधे पाए जाते हैं। इससे होगा क्या, अगली बार आपको सवाल पूछा जाएगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया, या फिर कौन सा एक्सटिंक्ट है, कौन सा क्या है, तो आप उसका जवाब आराम से दे पाएंगे। जैसे कि हिमालय का जो माउंटेन सिस्टम है वहाँ पर 2 पार्ट है हिमालय का, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में ज़बरदस्त बारिश होती है मानसून के द्वारा, वहाँ पर स्नोफॉल बहुत ही ऊंचाई के स्थानों पर होता है। नीचे का जो एरिया होता है ना वहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। क्या होता है? वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। वेस्टर्न हिमालय का जो एरिया है वहाँ पर रेनफॉल कम होता है, मगर वहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला जो है वो हमारे यहाँ है हिमालय फुटहिल। फुटहिल का मतलब ये होता है कि पहाड़ के जो नीचे का जगह है, मतलब जो तली है, वहाँ पर क्या क्या मिलता है? जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। पेड़ों में साल मिलता है, वहाँ पर जो बड़े बड़े बांस के पेड़ होते हैं, जायंट बम्बू, वो मिलता है। फाउना में एक सींग वाला गेंडा, गोल्डन लंगूर, जंगली भैंसे, गंगटिक घड़ियाल, स्लोथ बेयर, ये सब आपको वहाँ पर मिलते हैं हिमालय के फुटहिल में, ठीक है। बार्किंग डियर, पैंथर, ये सब। चलिए अगला जो हमारा है वो वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। यहाँ पर रोडोडेंड्रॉन का जो आपका पेड़ है ना वो मिलता है, इस हार्डवुड ट्री हैं। क्या है ये सब? हार्डवुड ट्री हैं, मतलब कड़ी लकड़ी वाले जो पेड़ होते हैं ना वो। एक होता है सलाई का पेड़, माचिस से बनता है, देखा है आपने कितना मुलायम होता है वो लकड़ी, दबाने पे वो दब जाता है। मगर वही लकड़ी जब खिड़की में लगा हुआ है थोड़ा सा हार्डवुड होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे कि एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्डवुड लकड़ी पाई जाती है। फौना में ताबेतियन वाइल्ड एस, ये अलग है। कच्छ के रीजन में एशियाटिक वाइल्ड एस पाया जाता है, वो अलग है, ठीक है ना। तो उससे मतलब वो नहीं करना है, एशियाटिक वाला अलग है, ये ताबेतियन वाइल्ड एस है। वाइल्ड गोट, ब्लू शिप, एंटीलोप, हंगुल, बताते हैं हंगुल आपका एंडेमिक है यहाँ पे। कश्मीरी स्टैग जो है, गोल्डन ईगल, स्नो लियोपार्ड, जैसे कि आपका जो ग्रिफन वल्चर हैं, ये सभी आपके वेस्टर्न हिमालय में पाए जाते हैं। ईस्टर्न हिमालय में ओक, मैग्नोलिया, लॉरेल, बर्च, ये सब पाए जाते हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट जिनकी पत्तियाँ कोने जैसी होती हैं, जैसे कि फर हो गया, पाइन हो गया, ये सब पाए जाते हैं वहाँ पर। लिचेंस, मोजेज, ये बहुत ही ऊंचाई के स्थान पाए जाते हैं। रेड पैंडा बहुत ही वहाँ पर प्रोमिनेंट है। फॉरेस्ट बैजर्स। पेनिसुलर इंडिया में अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जैसे कि रेड सेंटर जो होता है ना वो आपके आंध्र वगैरह के रीजन में पाया जाता है। पेनिसुलर इंडिया में जो मेन जंगल होता है वो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिड्यूअस एंड मॉइस्ट डिसिड्यूअस 2 तरह का होता है। ड्राई वहाँ पर जहाँ पर रेनफॉल कम होती है, मॉइस्ट वहाँ पर जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है पेनिसुलर इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट वो नहीं, वहाँ पर साल मिलता है। साउदर्न प्लेटू में टीक ज़्यादा मिलता है। हाथी, वाइल्ड बोर, हिरन, डॉग, स्वाम्प डियर, मतलब बारहसिंगा जो है
सांभर, नीलगिरी, ब्लैक बक, जो ये स्टिप्ड हाइना, ये सब जो जनरल जो चीज़ें हैं, जो जनरल हमारे यहाँ पशु हैं वो पाए जाते हैं इधर, ठीक है ना। और कौन कौन से एंडेमिक हैं, कौन कौन से हैं बता दूंगा, मैंने बता दिया आपको। एक काम करना, शंकर की जो किताब है ना, उसमें शुरू में ही एक टेबल दिया गया है जहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन से जीव इंडेंजर्ड हैं, कौन से जीव वनरेबल हैं। ये सब करना क्या, आप हर जीव को गूगल पे सर्च करना और देखना कि क्या उनका IUCN स्टेटस वही वाला है जो किताब में लिखा है। अगर वही वाला है तो ठीक है, अगर जिसमें बदलाव है, जैसे कि मैंने देखा ना स्नो लियोपार्ड अब वनरेबल है, अगर जिनमें बदलाव होगा उसको आप बदल लेंगे, उसको आप सही कर लेंगे किताब में, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको एंडेंजर मार के आ गया स्नो लियोपार्ड को। जो मरुस्थली इकोसिस्टम है वहाँ पर थॉर्नी ट्री, रोडेंट्स मेन पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना वो। एशियाटिक वाइल्ड आइस कच्छ के रीजन में, ब्लैक बक सलमान खान वाला, रेड फॉक्स, डेजर्ट कैट, रेप्टाइल, ये सभी। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो है बहुत ही फेमस पक्षी है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड और एशियाटिक वाइल्ड आइस दोनों को। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो हार्डवुड ट्री हैं वो पाए जाते हैं, इबोनी जो पेड़ होता है वो पाया जाता है, एपिफाइट के बारे में मैंने बता दिया है, ऑर्चिड हर्ब्स से पाए जाते हैं। जैसे कि हुलू गिबन, ये एकलौता एप है जो भारत में पाया जाता है। इसके अलावा जो आसाम मकाऊ है, पिग टेल्ड मकाऊ है, इधर नीलगिरी लंगूर, लॉयन टेल्ड मकाऊ, वेस्टर्न घाट की बात कर रहा है यहाँ पे, फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सब पाया जाता है, ठीक है ना। जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उनकी बात हो रही है। एक बात और, हमारे यहाँ शोवाल मिलता है। शोवाल क्या होता है सर? शोवाल वो जंगल होते हैं जो दो माउंटेन के बीच में होते हैं साउथ इंडिया में। जैसे कि देखो ये आपका ऊपरी भाग है, क्या है वो जो भाग है ना, ये जो भाग है यहाँ पर घास का मैदान है, जो घाटी है, जो वैली है वहाँ पर जंगल है, फिर घाटी में जंगल आ गया, फिर पहाड़ पर घास का मैदान आ गया, फिर घाटी में जंगल आ गया, घाटी में जंगल है, पहाड़ के मैदान में घास है ना। तो इसको हम लोग शोवाल कहते हैं। ये अनामलाई और पनाली हिल जो पलानी हिल है वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। जो हमारा साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वहाँ पर नीलगिरी में खास करके मिलता है ये, ठीक है। अंडमान निकोबार में आपको हर तरह के वन मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ तक वहाँ पर मिलता है। अंडमान पिग, क्रैब ईटिंग मकाऊ, पाम साइवेट एंड हिरन, वो वहाँ पर मिलता है। ड्यूगोंग जिसको हम लोग सी काऊ भी कहते हैं, ये शाकाहारी होता है, ये वेजिटेरियन होता है, नहीं अंडा खाने वाले वेजिटेरियन नहीं है, ये सही में शाकाहारी होता है, सच्चे शाकाहारी। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये यहाँ पर आपको मिलते हैं। नारकोंडम हॉर्नबिल, ये पक्षी है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। मैनग्रोव में रॉयल बंगाल टाइगर पता ही है आपको, अपना जो डेल्टा है वहाँ पर सुंदर जो सुंदरी ट्री हैं वो, और जो मैनग्रोव हैं वो सब आपके खूब पाए जाते हैं इन एरिया में। ऑब्वियस सी बात है कि मैनग्रोव में पाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी का इम्पॉर्टेंस क्या होता है हमारे जीवन में। सबसे पहला है इकोलॉजिकल रोल। वो लोग एनर्जी को कैप्चर करते हैं, स्टोर करते हैं, हमारे लिए अवेलेबल कराते हैं। वो ऑर्गेनिक मटेरियल को प्रोड्यूस भी करते हैं, डिकम्पोज भी करते हैं। डिकम्पोज करके वो ऑर्गेनिक को उनके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनमें बदल देते हैं। जैसे कि मान लो कि पेड़ की पत्ती है, पेड़ की पत्ती को डिकम्पोज करके उसके अलग अलग एलिमेंट में बदल दिया और वो एलिमेंट मिट्टी में मिल गया और वही एलिमेंट बाद में किसी दूसरे पौधे के द्वारा फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहाँ पर जो रिसाइकलिंग है वो होती है, वाटर का, न्यूट्रिएंट का, दोनों का जो पूरा साइकिल है वो हमारा बायोडायवर्सिटी ही चलाता है। हमारे क्लाइमेट को भी रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे कि जिस जगह पर हरे भरे पेड़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं मिलता, ठंडी ठंडी हवा आती है, ठीक है ना। सॉइल के फॉर्मेशन में काफ़ी मदद करता है। अगर बैक्टीरिया की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी सॉइल में वहाँ पर तो जल्दी सॉइल बनेगा, मिट्टी जल्दी बनेगा। अब मान लो कि कोई पोलर रीजन में है तो हम मिट्टी बहुत धीरे धीरे बनेगी, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत ही स्लो होती है, मेटाबॉलिक बहुत स्लो होता है। अगला है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम जो भी सेवाएं देता है सारी सेवाएं आपकी बायोडायवर्सिटी के द्वारा ही मिलती है। उसके अलावा आपको खाने के लिए अनाज, मछली, चिकन जो भी है,
कॉटन, वूल, फाइबर मिलते हैं, फ्यूल वुड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब कि नीम, तुलसी के रूप में जो दवाएं हैं वो मिलती हैं। बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को रेगुलेट भी करता है, जैसे कि हमारा लोकल क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेट दोनों को रेगुलेट करता है हमारे यहाँ। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ जो सुनामी के वेव्स होती हैं उनके खतरे को कम कर देती हैं, उनका जो एनर्जी होता है उसको डिसिपेट करने में मदद करता है। वैसे ही मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ना, वो टाइड का जो पावर है उसको डिसिपेट करता है, उसको और कम कर देता है। इससे जो कोस्टल इलाके हैं वहाँ पर तबाही कम होती है, वहाँ पर नुकसान कम होता है। फ्रेश वाटर का क्वालिटी मेंटेन करता है, वाटर को प्योरीफाई करने का काम भी करता है। जैसे कि मान लो कि कोई वेटलैंड है, वेटलैंड के ज़रिए अगर आप कोई गंदा पानी बहाते हैं तो पानी जब निकलता है वेटलैंड से बाहर तो अच्छा खासा प्यूरिफाई हो जाता है। कैसे सर? आपने वेटलैंड में जो पानी गुजारा है तो वेटलैंड में पानी की स्पीड कम हो जाती है। जैसे ही पानी की स्पीड कम हुई, वाटर का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो गया, तो पानी में जो जमा हुआ जो भी हैवी मेटल है, अलग अलग तरह का गाद है, वो सब क्या होगा, जा कर के तली में जम जाएगा। आपने देखा है ना कि पानी में अगर हिलाते रहते हैं तो मिट्टी घुली रहती है, जैसे ही छोड़ देते हैं कुछ देर तो पानी में घुली हुई मिट्टी जाके तले में बैठ जाती है। वही काम होता है वेटलैंड में भी। इसके अलावा वेटलैंड में कई सारे पौधे पाए जाते हैं जो वाटर से हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको और प्यूरिफाई कर देते हैं। क्लियर बात? कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, पॉलिनेशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, सभी का काम जो होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी ही करता है। सोचो अगर हमारे यहाँ से तितली ख़त्म हो जाए, मधुमक्खी ख़त्म हो जाए तो कौन करेगा पॉलिनेशन? पौधे से फल ही नहीं उगेगा। आम का मंजर लगा तो आम ही नहीं होगा उसके बाद, तो समस्या की बात हो जाएगी ना। इसके अलावा हमको जंगल देख के बढ़िया भी लगता है, हरा हरा, वहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं, एस्थेटिक प्लेजर, जैसे कि हम इसी को मतलब जो होता है ना मौज मस्ती जंगलों में, वो सब होती है। टूरिज्म वगैरह, आर्ट, डिज़ाइन, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें। अगला फूड वेव मेंटेनेंस, जो पूरा फूड वेव है उसको मेंटेन करने का काम करता है। अगर जिस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर फूड वेव कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने केवल दाल और रोटी रखा है तो आप वही दाल रोटी खाएंगे, मन एकदम कुढ़ा हुआ रहेगा। वही आपके सामने दाल, रोटी, पिज़्ज़ा, पनीर सब कुछ रखा हुआ है, एकदम 56 भोग, मज़ा। तो आपका जो फूड वेव है कम्प्लेक्स हो जाएगा, कभी आप ये खाएंगे, कभी आप वो खाएंगे, कभी आप वो खाएंगे, कभी वो पिएंगे, वो खाएंगे, ऐसा करके। तो होता क्या है कि आपके एक भोजन के सरवाइव होने का, आपके एक भोजन के बच जाने का चांस ज़्यादा होता है। आप सबको तो खाएंगे नहीं, सबको खा नहीं पाएंगे ना, पेट लिमिटेड है। तो इसी कारण से किसी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी बढ़ने के कारण फूड वेव कम्प्लेक्स हो जाता है, ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और स्पीसीज का जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। साइंटिफिक रोल, हमारे यहाँ जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है, मतलब कि जो जीन हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बीटी कॉटन बनाए हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं, कैसे डेवलप किया है? डेवलप किया इसी से। वैसे ही जो आपके हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स उन सबको डेवलप किया गया है, जो आपका संकरण है वो करके। अगला, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है? लॉस होने के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। डाइवर्सिटी के लॉस होने के पीछे जो मेन कारण जिम्मेदार है वो है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट का लॉस। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि स्पीसी, इकोसिस्टम और जीन, इनका लॉस हो रहा है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है स्पीसीज में, इकोसिस्टम में और जीन में डाइवर्सिटी। यही 3 पार्ट होते हैं ना बायोडाइवर्सिटी के। तो अगर ये लूज, जैसे कि इसका लॉस होता रहे तो हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। हमारे यहाँ पहले 5 प्रजातियाँ थी जीवों की, 5 में से 2 लुप्त हो गए, तो हमारे यहाँ केवल 3 ही बचा, तो इसको हम कहेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उनमें 40% जीवों का डिक्लाइन देखने को मिला है 1970 के बाद से। मतलब मान लो कि 100 प्रकार के जीव थे तो 40 प्रकार के जीव अब लुप्त हो गए हैं, केवल 60 प्रकार के जीव बचे हैं, वो भी पिछले केवल 50 सालों में, 1970 से 2020 तक।
ठीक है। वैसे ही जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहाँ पर 18% डिक्लाइन देखने को मिला है। फ्रेश वाटर हैबिटेट में नदी, नाले, तालाब, पोखर, वहाँ पर 81% डिक्लाइन देखने को मिला है। इतना ज़्यादा खतरा, इतना ज़्यादा लॉस हुआ है हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी का। अब कारण क्या है? सबसे पहला कारण है हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन। जब जीवों का आवास नष्ट होता है तो उनका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाता है। जहाँ से वो पहले खाना खाने जाते थे, जिस जो प्रेडेटर होता है जिनसे वो लोग बचते थे, जिनको पता होता था कि हमको इससे बच करके यहाँ छुपना है, जब उनका आवास ही नहीं रहा तो उनको रिलोकेट करना पड़ेगा। इससे होता क्या है कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाता है। मान लो कि पहले इतने बड़े एरिया में जंगल था, लोग मस्त थे, अब जंगल का साइज़ छोटा कर दिया। जंगल का साइज़ छोटा किया है तो क्या होता है, कभी कभी शेर शिकार की खोज में बाहर निकल जाता है, गांव में चला जाता है, बेचारा मार दिया जाता है। वैसे ही जो किसान का जो खेत होता है जंगल के नज़दीक, वहाँ पर बंदर आकर के अपना फसल नष्ट करते हैं, हाथी धान खाने चले आते हैं वहाँ पे, तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट इससे बढ़ता है। ठीक है। कई जगह पर जो आपका रेल है, रोड है, ये सब बना दिए जाते हैं, माइनिंग करी जाती है, वहाँ पर पूरा का पूरा जो गांव है बसा दिया जाता है, पोल्यूशन होता है वहाँ पर अलग, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इन सब के कारण भी जो डाइवर्सिटी है वो नष्ट होती है, जीव धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आप एक स्थान पर अगर ज़्यादा मछली मार देंगे तो वहाँ पर जीवों की संख्या कम हो जाती है। ओवर हंटिंग, पोचिंग, ओवर कंजम्पशन, जैसे कि स्टेलर सी काउ, ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है। पैसेंजर पिजन, ये भी लुप्त हो गया है। तो इनके लुप्तीकरण के पीछे इनका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ओवर यूज़ है, वो जिम्मेदार है। एलियन स्पीसीज़, कई बार जो इन्वेसिव स्पीसीज़ हैं वो इंटर हो जाते हैं। जैसे कि ब्रिटिश ने इस जलकुंभी को भारत में लाए थे वो लोग कि इसके ज़रिए यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। अब ये जलकुंभी हमारे यहाँ इन्वेसिव स्पीसीज़ है, एलियन स्पीसीज़ है, इसका कोई यहाँ पर प्रेडेटर नहीं है। चूँकि इसका कोई प्रेडेटर ही नहीं है तो नाले, नदी, तालाब कहीं पर भी ये उगाता है और पूरा कैप्चर कर लेता है। चूँकि ये पूरा एरिया को कैप्चर कर लेता है तो जो बाकी जीव हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, उनके लिए जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं बचता। पूरा का पूरा ऊपर का एरिया कैप्चर कर लिया तो नीचे तक प्रकाश पहुंच नहीं पाता, नीचे प्रकाश अच्छे से नहीं हो पाता, तो जो नीचे का जीव है खाना कैसे बनाएगा। अब ये जो जलकुंभी है, वाटर हाइंथ है, जब मरेगा तो डिकम्पोज होगा। इसके डिकम्पोज करने में जल का ऑक्सीजन ख़त्म होगा, तो जो ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो बढ़ जाएगी, वाटर और पोल्यूट हो जाएगा और समस्या होगी वहाँ पर। ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। ये नदी नाला तालाब को क्लॉग करेगा, भर देगा, जो अलग है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फर्टिलाइज़र का जो रन ऑफ, खेत में हमने खाद डाला, बह करके नदी तालाब में अगल बगल चला गया। वैसे ही जो इंडस्ट्री है वहाँ से जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स निकल रहे हैं, सल्फर, पोटेशियम, ये सब निकल रहा है, वो सब जा करके नदी में जाकर बह आ रहा है और वहाँ पर फिर यूट्रोफिकेशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? यूट्रोफिकेशन जो होता है ना, जहाँ पर जो एल्गी है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, पूरा बूम हो जाता है, फिर वो मर जाता है, फिर पूरा का पूरा पानी खराब हो जाता है। तो ये जो आपका पोल्यूशन है, इस कारण से भी हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है उसका लॉस देखने को मिल रहा है। दूसरा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, को एक्सटिंक्शन, नेचुरल कॉज भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, इससे भी जीव लुप्त हो रहे हैं। को एक्सटिंक्शन मतलब कि एक जीव दूसरे पर निर्भर है, तो अगर मेन जीव मर गया तो उस पर जो निर्भर था वो जीव, वो भूखा मर जाएगा। ठीक है ना, तो समस्या की बात हो जाएगी। इसी कारण से ये सब कई सारे कारण हैं। अब हम देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्व करने के दो मेन तरीके होते हैं, एक होता है इन सिटू, दूसरा होता है एक्स सिटू। ठीक है ना। तो आपका जो कंजर्वेशन है इन सिटू वाले में करते क्या हैं कि हम लोग साइट पे रख के ही, मतलब उसके नेचुरल आवास में रख के हम उसको कंजर्व करते हैं। और एक्स वाले में क्या होता है, एक्स सिटू में उस जीव को हम लोग उसके नेचुरल आवास से बाहर निकाल के हम उसको कंजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इन सिटू वाले में नेशनल पार्क, सेंचुरी,
बायोस्फीयर रिजर्व ये सब आते हैं, मैरीन रिजर्व ये सब आते हैं। जैसे कि हमने किसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया, अब उस पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगा, तो वो जो पार्क हो गया ना, वो इन सीटू कंजर्वेशन का एक तरीका हो गया। मगर अगर आप उस जीव को उठा करके ला के जमा कर देंगे चिड़ियाखाने में, वहाँ पर जा करके उसको प्रोटेक्ट करेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि सीड बैंक आपने बनाया है, जीन बैंक बनाया है, होम गार्डन, ये सब बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, एक्वेरिया, ये सब एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। मतलब कि आप जीव को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल करके, प्राकृतिक से निकाल करके जो कृत्रिम है उसमें डाल रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो आपने समझ लिया ये वाला। इन सीटू वाले में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, नेचुरल रिजर्व, वेटलैंड प्रोटेक्शन जोन, ये सभी आते हैं। और जो आपका सवाल है वो एक देखिए समझ में आ जाएगा। सवाल पूछ रहा है कि इन सीटू में से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व फील्ड, जीन बैंक, कम्युनिटी रिजर्व, सेक्रेट ग्रुव, ये सवाल पूछ लिया हमने आपसे। अब देखो, जो जीन बैंक है, जीन बैंक क्या है, ये एक एग्जाम्पल है एक्स सीटू का। मतलब कि आप उस जीन को उसके आवास से, उसके प्राकृतिक आवास से निकाल करके कहीं और ले जा रहे हैं, उसको वहाँ पर आप कंजर्व कर रहे हैं। तो जीन बैंक एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, ना कि इनका। आपने 2 एलिमिनेट कर दिया, आपका यहाँ पर ए चला गया, आपका यहाँ पर डी चला गया, क्लियर है। अब 1-1 दोनों में है, 4-4 दोनों में है, तो मुझे केवल 3 ही देखना है ना कि 3 सही है कि नहीं। अगर 3 सही होगा तो मेरा आंसर बी होगा, 3 गलत होगा तो मेरा आंसर फिर सी हो जाएगा। 3 क्या है, कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व जो होता है वो इन सीटू प्रोटेक्शन का, इन सीटू कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल होता है। तो आपका तीसरा जो है वो सही है। मेरा आंसर क्या हो गया, बी। 1, 3, 4 ये तीनों इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी हैं। समझ लिया आपने। तो ये हो गई बातें हमारे जो कंजर्वेशन है उसके बारे में। हमने पढ़ लिया बायोडाइवर्सिटी। अब जो छोटे छोटे टॉपिक बच गए, जैसे कि एक काजीरंगा नेशनल पार्क, अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पर्टिकुलर नेशनल पार्क हैं, इनको तैयार करना पड़ेगा आपको मॉक टेस्ट के ज़रिए। जो भी नेशनल पार्क न्यूज़ में होंगे उस पर सवाल मॉक टेस्ट में पूछा जाएगा, उसको आप कवर कर लेंगे। वैसे ही जो भी बायोस्फीयर रिजर्व, जो भी स्पीसीज, जैसे कि होता है ना स्पीसीज इन न्यूज़, तो उस तरह के जो सवाल होंगे वो आपको मॉक टेस्ट से आपके करंट अफेयर से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी रहेगा हम पढ़ाएंगे आप करंट अफेयर वाले में। जो अंतिम का 3 लेक्चर है ना, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट करंट अफेयर का ही है, उनको हम लोग वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बातें हमारी बायोडाइवर्सिटी की, कंजर्वेशन की। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, खराब लगा तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।